Very good evening, everybody. So we are starting macroeconomics for the economics on a semester 3, right? तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो सिलेबस पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, आपको पता है, मैं बताऊंगा नहीं। यूनिट 1 में ये है, 2 में जब आएंगे तब देख लेंगे, ठीक है। वी आर स्टार्टिंग विद यूनिट नंबर 1 और सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 6 है फ्रॉम द ब्लैंचार्ड, राइट। तो वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 6 ब्लैंचार्ड एंड विच इज द लेबर मार्केट। दोस्त देखिए, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो तो पहले ही लेक्चर में कोई ऐसी चीज आपको कभी भी नहीं पढ़ाई जाएगी जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है, ठीक है। तो कुछ फंडामेंटल्स रहते हैं हर टॉपिक के, और उसके बाद उसकी जो एप्लीकेशंस होती है एग्जाम में मैक्सिमम टाइम एप्लीकेशंस ही पूछी जाती है, ठीक है। तो सेम विद दिस टॉपिक ऑल्सो। आज का लेक्चर थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी ही रहेगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, सेकंड लेक्चर, उसमें कुछ एप्लीकेशंस हम डिस्कस करेंगे, दैट विल बी द एग्जामिनेशन एरिया। आज थोड़ा बेसिक लेक्चर है, सुनना ध्यान से। यहाँ पे कुछ सबसे पहले टर्म्स आपको डिस्कस करनी पड़ेगी हमारे साथ कि होता क्या है। सबसे पहले एक मिनट टर्म लिख लीजिए, लेबर फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एल। अच्छा, एक चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगा दोस्त, जैसे थोड़ी सी थियरी है इसके अंदर, ठीक है, विच यू हैव टू लर्न। थोड़ी सी थियरी आपको याद करनी पड़ेगी। तो थियरी आपको साथ साथ लिखवा दूं, ज्यादा सही रहेगा? बोलो, साथ साथ डिक्टेट कर दूं, चलेगा? यस सर। तो यस अपने सर। नोटबुक निकाल लीजिए, 1 मिनट का समय मैंने आपको दिया, तो नोटबुक निकाल लो। फेयर नोट साथ साथ ही बना लेना आप इसके। कोई बात नहीं, क्लास क्या होगा, मैक्सिमम आधा घंटा डेली हो जाएगी क्लास। जो लेक्चर 1.5 घंटे का वो 2 घंटे में हो जाएगा। लेकिन अगर अभी आप में से 1.5 घंटा पढ़ लेंगे और फिर नोट्स बनाने के अलग से 1.5 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं उस चीज का। आप 1.5 घंटा पढ़ के अलावा 2 घंटे पढ़ लो, आधा घंटा एक्स्ट्रा दे दो अभी, तो हाथ के हाथ नोट्स बन जाएंगे आपके। बोलो क्या कहते हो, हाथ के हाथ बनवा दो नोट सारे डिक्टेशन करके? यस सर। यस सर। अरे बूढ़ा हो गया हूँ, आवाज नहीं आती, सबकी आवाज Yes, चाहिए मेरे sir. को। हाथ क्या Yes, sir. डिक्टेट करके नोट्स बना ले परफेक्शन से। यस सर। लिख लो इसको, कुछ मत पढ़ के जाना, रीडिंग्स को हाथ भी मत लगाना, सिर्फ ये नोटबुक जो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ ये पढ़ के चले जाना, काम खत्म। खत्म, कहानी खत्म, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाथ क्या डिक्टेट करा। चलो, देखो सबसे पहले एक टर्म मेरे पास है बेटा, लेबर फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एल। देखो बच्चे, सिंबल्स का बड़ा ध्यान रखिएगा। अगर मैं जहां कैपिटल एल लिख रहा हूँ वहां कैपिटल लिखना है, जहां स्मॉल लिखूंगा वहां स्मॉल लिखूंगा। एल के ऊपर डॉट लगाऊंगा तो उसका मीनिंग अलग है, एल के ऊपर कैप लगाऊंगा तो उसका मीनिंग अलग है। सबके अलग अलग सिंबल्स है, ठीक है। तो आप उसमें प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। एंड वन मोर थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, अगर मैं बोल रहा हूँ यू लिख रहा हूँ तो यू स्मॉल यू लिखना है। अच्छा, कोई कोई स्टूडेंट्स आप में से ऐसे हैं जो कर्सिव हैंड राइटिंग लिखते हैं तो वो यू को ऐसे भी लिखते हैं कोई कोई। मेरे लिए यू ये है, और थोड़ा सा इसको ऐसे करूंगा तो म्यू बन जाए। दोनों का मीनिंग अलग अलग, तो इसी चैप्टर में अलग अलग मीनिंग है। तो व्हेन आई विल से स्मॉल यू तो उसे ऐसे ही लिखेगा। ये कर्सिव हैंड राइटिंग थोड़ा सा आज यूज मत करना, वरना दोनों के मीनिंग अलग। समझ रहे बेटा मेरी बात को? अच्छा, एक चीज और बताता हूँ जो बड़ी क्रिटिकल है इकोनॉमिक्स के अंदर। के इज द अल्फाबेट, जिसको बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं, कैपिटल के स्मॉल के, वो खाली उसका फॉन्ट छोटा कर देते हैं। सम यूज टू लाइक दिस। तो आपको जो स्मॉल के लिखना है वो ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना। कहता हम तो आज तक ऐसे लिखे आए, इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है। लेकिन आप इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो वो ऐसे लगता है कि फोन छोटा हो गया, मीनिंग नहीं बदला, है ना। तो दोनों की मीनिंग अलग अलग है, और थोड़ा बहुत डिफरेंस नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि थोड़ा सा सिंबल्स को प्लीज ध्यान में सुनिए, ठीक है। सबसे पहले दोस्त हम बात करते हैं द मीनिंग ऑफ लेबर फोर्स। देखो, एक टर्म है मेरे पास पॉपुलेशन, सुनिएगा प्लीज ध्यान से। एक टर्म है मेरे पास पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो जैसे हम हिंदुस्तान की बात करें, जो गिने हुए लोग हैं लगभग 145 करोड़ है, चलो ठीक है, 145 करोड़ हम लोग कहते हैं कि इज द पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, राइट। क्या ये 145 करोड़ हमारी इकोनॉमी की वर्क फोर्स है, लेबर फोर्स है? आंसर स्पीक लो। कहता तो बड़ी द मीनिंग ऑफ लेबर फोर्स, हमने कहा वो लोग जो एक्टिवली काम को ढूंढ रहे हैं। द component, the part of population who actively seeking the work। काम मिला या नहीं मिला, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। आपको वर्क मिला या नहीं मिला, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। हु एक्टिवली सीकिंग द वर्क, जो एक्टिवली काम को ढूंढ रहे हैं, उसी को हम सिर्फ किस में बोलेंगे, लेबर फोर्स को बोलेंगे। अब एक मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। मैं एग्जाम्पल अगर लूं, आप लोगों की बात करूं, आर यू अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन? यस।
आर यू अ पार्ट ऑफ लेबर फोर्स? नो, मैक्सिमम पीपल नो। आप काम नहीं ढूंढ रहे, अभी आप ऊपर तो है बट आप इसके अंदर नहीं है। बट जैसी आपकी ग्रेजुएशन पूरी होगी, मास्टर्स पूरी हो जाएगी, यू विल स्टार्ट सर्चिंग जॉब, तो यू विल मूव टू लेबर फोर्स। आज मैं काम कर रहा हूं, कहता है यस आई एम अ पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स। 5 years down the line, 10 years down the line, I'll take retirement. एट दैट टाइम कहते हैं सर आप काम ढूंढ रहे हैं? मैंने कहा नहीं। कहता जिंदा हूं? मैंने कहा जिंदा तो हूँ, पॉपुलेशन का पार्ट हूँ, बट मैं काम नहीं ढूंढ रहा भाई। समझ रहे आप मेरी बात को? तो यहां से यहां और यहां से यहां देयर इज अ कॉन्टिन्यूस फ्लो। लेबर फोर्स और पॉपुलेशन में कॉन्टिन्यूस फ्लो चलता रहता है। समझ रहे? कोई फिक्स नहीं होता। देयर इज अ कंटिन्यूस फ्लो फ्रॉम पॉपुलेशन टू लेबर फोर्स एंड लेबर फोर्स टू पॉपुलेशन। एंड लेबर फोर्स के दो हिस्से हैं। जो लोग काम ढूंढ रहे हैं, या तो भैया काम मिल गया होगा या काम नहीं मिला होगा। अगर मिल गया है तो आपकी गिनती होगी नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन्स। और अगर आपको काम नहीं मिला है तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स। काम मिल गया है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन्स, और काम नहीं मिला है तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स। सिंबल देखिए प्लीज, सिंबल इज कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन्स, राइट। और नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स कैपिटल यू। तो वी कैन से दैट माय लेबर फोर्स इज व्हाट? कैपिटल एन प्लस में कैपिटल यू, राइट। पॉपुलेशन के लिए कोई सिंबल नहीं है मेरे पास। अब जो नेक्स्ट टर्म मेरे पास आती है दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अच्छा मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा, आप सोच के बताएंगे कि क्या होना चाहिए। मान लीजिए एक छोटी इकोनॉमी की बात करते हैं, उसके अंदर 200 पॉपुलेशन है, 200 की पॉपुलेशन है। उसमें से 150 लोग काम ढूंढते हैं, जिसमें से 100 लोगों को काम मिल गया और 50 लोगों को काम नहीं मिला। सीधी सी छोटी सी इकोनॉमी है। 200 की पॉपुलेशन है, 150 इज अ लेबर फोर्स, 50 को काम नहीं मिला, 150 काम मिल गया। इफ आई आस्क व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द इकोनॉमी, कितने परसेंट लोग अनएम्प्लॉयड है, हाउ मेनी व्हाट द परसेंटेज, कितने परसेंटेज लोग अनएम्प्लॉयड है, तो आप क्या बोलेंगे? 50 अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइड बाय व्हाट? सिद्धार्थ जी, डिवाइड बाय व्हाट? 200? नो, Sir, 150. एग्जैक्टली लेबर 150 लेबर फोर्स। अरे जो काम ढूंढ ही नहीं रहे उसकी परवाह सरकार करेगी क्यों? आपने बोला भाई 200 यहाँ है, 150 यहाँ है, 50 यहाँ है, तो जो लोग काम ढूंढ रहे हैं उसी का तो परसेंटेज निकालेंगे कितने लोगों को काम नहीं मिला। जो काम ढूंढ ही नहीं रहे उसको सरकार नौकरी दिलवाएगी कैसे? दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स। तो ऑलवेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल यू। मैं फिर कह रहा हूं बेटा इसको ऐसे मत बनाइएगा, क्योंकि स्मॉल यू कर्सिव हैंडराइटिंग के हिसाब से ऐसे ही बनता है, विच इज वेरी सिमिलर टू द म्यू, विच इज वेरी सिमिलर टू म्यू। जो ऐसे बनता है ना, म्यू भी तो ऐसे ही है लगभग। तो ये बहुत सिमिलर। और अगले ही टॉपिक में हमारे पास म्यू की एक अलग इंटरप्रिटेशन आएगी, विच विल द मार्कअप, जब आएगा तब बता दूंगा। तो एक ही इक्वेशन में यू भी होगा और म्यू भी होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इसकी ये वाली पूछ मत लगाइएगा प्लीज, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड पीपल अपॉन में लेबर फोर्स। अब एक बात और बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहां पे बोलूं एम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट, तो ऑब्वियसली हर बच्चा कैसे एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा? कहते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल अपॉन में लेबर फोर्स। बात तो ठीक है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? एन क्या होगा? हाँ जी, एन क्या होगा? एल माइनस यू अपॉन में एल। तो एल अपॉन एल माइनस यू अपॉन एल, 1 माइनस यू अपॉन एल, यानी 1 माइनस अनएम्प्लॉयमेंट रेट। आप कहते सर इतना लंबा कहानी क्यों करी, इसका कोई सिंबल बता दो। एम्प्लॉयमेंट रेट का खुद का कोई सिंबल नहीं है, इट इज 1 माइनस अनएम्प्लॉयमेंट। जस्ट लाइक आपने पढ़ा है एमपीसी, एमपीसी को कैसे लिखते हैं सेमेस्टर 2 में? सी प्राइम, बोलो। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे? सी प्राइम। एंड व्हाट इज एमपीएस? Yes, sir. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या था?
1 माइनस वन वन माइनस टाइम्स एमपीसी। एमपीएस का अपना कोई सिंबल नहीं है, इट इज 1 माइनस एमपीसी। सो सिमिलरली हियर एम्प्लॉयमेंट रेट का अपना कोई सिंबल नहीं है, एम्प्लॉयमेंट रेट इज व्हाट, 1 माइनस अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये बात सबको समझ में आती है जी? अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ, अच्छा हैश डाल दीजिए, हैश। हैश का मतलब क्या हो गया जी, एक्सप्लेनेशन। एंड कोई एग्जाम में नहीं पूछने वाला आपसे, क्योंकि बेसिक चीज है। पहला हैश लगाइए, लिखना स्टार्ट करिए। लेबर फोर्स इज दैट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, labor force is that part of population, labor force is that part of population। मैं बहुत आराम आराम से मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर करके बोलूंगा, ठीक है? तो बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए, आराम आराम से लिखिए, थोड़ा स्पीड, धीरे धीरे ग्रेजुअली स्पीड बढ़ाएंगे। लेबर फोर्स इज दैट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन actively which is actively searching the work, which is actively searching the work, full stop। it is the summation of it is the summation of number of employed people and number of unemployed people. It is the summation of number of employed people and number of unemployed people। यहां पे एक बार मैं रुकूंगा आप लोगों के लिए, प्लीज। अब हर ऑथर में अलग अलग एक्सप्लेनेशन दी जाती है, सुनिए ध्यान से, प्लीज लिसन टू मी। आप कभी कंफ्यूज नहीं हुए, इसीलिए मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन यहां दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। आप ऐसा नहीं है कि आप पहली बार इस एन को लिख रहे हो, आपने एन को मतलब एम्प्लॉयमेंट पहले भी पढ़ा है। कहाँ पढ़ा बताइए? सेमेस्टर 2 में पढ़ा, क्लासिकल थ्योरी के अंदर। किताब का नाम क्या था जी? फ्रेयॉन। याद है? चैप्टर नंबर 3 और 4 में। से यस और नो? वहां पे एन को हम बोलते थे एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्या बोलते थे बेटा? एम्प्लॉयमेंट लेवल। लेकिन वहां पे कभी भी एन का मतलब नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड नहीं होता था। वहां पे बेसिकली आवर्स में बताया जाता था कि व्हाट इज द एम्प्लॉयमेंट आवर्स। 8 घंटे काम कर रहे हैं, 10 घंटे काम कर रहे हैं, 15 घंटे काम कर रहे हैं। वहां पे एन का मतलब नंबर ऑफ पर्सन नहीं था। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? तो जो फ्रेयॉन साहब ने एन डिस्क्राइब किया था, वो एम्प्लॉयमेंट लेवल को बताया था इन नंबर ऑफ आवर्स में। और यहाँ पे जो हम एन लिख रहे हैं वो आवर्स में नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है। दोनों ऑथर्स के एन में डिफरेंट है। ओके, अगला हैश लगाइए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज दैट फ्रैक्शन ऑफ लेबर फोर्स, unemployment rate is that fraction of labor force which is unemployed। unemployment rate is that fraction of labor force which is unemployed। इसमें ना, अच्छा आपको नहीं पता तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं, आपका फाइनल एग्जाम कितने नंबर का आने वाला है? सबको पता है ना कितने का भैया? बताओ फाइनल एग्जाम। 90 का। 90 में से 30 मार्क्स से पता क्या लगे? एमसीक्यूज। 15 एमसीक्यू आएंगे, 2 नंबर ईच। और रीडिंग्स में बड़ा बड़ा लिखा है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो टिक करना है। प्लीज डोंट गिव एक्सप्लेनेशन, लिखा है, एक्सप्लेन नहीं करना, बट टिक करके आ जाता है। अब ये लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस किया गया एमसीक्यू। आज से पहले कभी डीयू में सेमेस्टर 3 में एमसीक्यूज नहीं थे मैक्रो में। लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया तो अवेयरनेस नहीं थी, किसी को भी नहीं थी, तो मैं कोई चांद से तो नहीं आया भाई, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग। तो जिस समय एमसीक्यूज आए थे ना लास्ट ईयर, सभी को प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम होने की वजह, बच्चा ना कंसेप्ट पढ़ लेता है, ध्यान सुनिए, आप लोग भी वैसे ही, बच्चा कंसेप्ट पढ़ लेता है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, बट वो ऐसे ना अंडरलाइन करके ना चाटता नहीं है किताब को। और एमसीक्यू कब होगा सॉल्व? जब आपने किताब को अंडरलाइन करके चार्ट रखा होगा। समझ, चाटने में समझते ना, एक एक वर्ड पढ़ रखा होगा, तभी आपको लैंग्वेज का कंट्रोल रहेगा। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं लैंग्वेज खुद लिखाऊंगा। मैं आपके भरोसे छोड़ दूंगा कि बेटा इसको रीडिंग लिस्ट में से रीड कर लेना, आप कभी भी नहीं करोगे, मैं जानता हूं तुम्हारी फितरत है, नहीं करोगे तुम। और उसकी वजह से कंसेप्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो तो आप अटेंड कर दोगे,
लेकिन 30 मार्क्स 90 में से 30 नंबर, 1/3 पेपर विल बी एमसीक्यू, तो ह्यूज वेटेज। हाँ, एक गुड, ये अच्छी चीज भी है, चीटिंग करना बहुत आसान होता है। कहते चीटिंग करने में सर बड़ी सहूलियत है, ऐसे बोलते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन सेकंड आंसर, नंबर 7 क्वेश्चन चौथा ऑप्शन। ये कहते हैं सर ये हमें आता है, स्टिल क्लास में किसी को तो आना चाहिए ना, तभी तो करोगे, वरना ना सारे गलत करके आओगे। तो इसलिए जब मैं बोलूं ना अंडरलाइन कर लो, तो अंडरलाइन का मतलब ये है कि दैट थिंग इज रेलेवेंट, कैन बी रेलेवेंट फॉर दी एमसीक्यूज, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो क्या लिख रहे थे अभी आप? अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज दैट फ्रैक्शन ऑफ लेबर फोर्स विच इज अनएम्प्लॉयड। तो यहां पे लेबर फोर्स को अंडरलाइन कर लीजिए, पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं है, किसका हिस्सा है? लेबर फोर्स का हिस्सा है, ठीक है, स्पेसिफिक। आगे लिखिए, a given unemployment rate may reflect two different realities. A given unemployment rate, a given unemployment rate may reflect two different realities. A given unemployment rate may reflect two different realities. अब देखो, इसको डायलॉग से समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। आपको मेरा ग्लास दिख रहा है, देखो इधर, लुक एट द स्क्रीन्स। देखो ऑथर की स्टेटमेंट समझना क्या लिखा है। ग्लास दिख रहा है, एक बॉलीवुड मूवीज होती है ना, आप देखे डायलॉग्स मारते हैं हीरो। मैं आपको पूछता हूँ प्राची, क्या दिख रहा है आपको मेरे ग्लास में? आप बोलोगे सर 20% पानी। कितना दिख रहा है? 20% पानी। मैं कहा नहीं, ये 80% खाली है। क्या सर पागल वागल हो गए, नशे वशे हो गए आपको? ऑथर भी तो ऐसी बात कर रहा है, कहता है अगर मेरी इकोनॉमी में मान लो 20% की अनएम्प्लॉयमेंट है, तो दो चीज को रिफ्लेक्ट करता है। मैंने कहा क्या दो चीज? कहता वो ये बता सकता है कि हमारी मार्केट 20, लेबर मार्केट 20% रुकी हुई है, या ये बता सकता है कि हमारी 80% मार्केट एक्टिव है। तो गिवन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो दो बातों को इंडिकेट करता है, कितने परसेंट मार्केट रुकी हुई है और कितने परसेंट मार्केट एक्टिव है। ये दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द ऑथर, जस्ट लाइक द बॉलीवुड इंडस्ट्री। लिखिएगा प्लीज। इट मे रिफ्लेक्ट एन एक्टिव लेबर मार्केट, इट मे रिफ्लेक्ट an active labor market, or it may reflect a stagnant labor market, or it may reflect a stagnant labor market. It may reflect a active labor market, or it may reflect a stagnant labor market. आप मेरी बात समझ लीजिए, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 20% एक्टिव है और 20% स्टेगनेंट, नो, 20% स्टेगनेंट है, 80% एक्टिव है। समझ पा रहे हैं ना इस बात को? नेक्स्ट हैश, there is continuous flow of labor force, there is continuous flow of labor force from employment to unemployment, there is continuous flow of labor force from employment to unemployment and vice versa. क्या मतलब? देखिए, look at the screens. अभी मैं एम्प्लॉयड था, मेरी नौकरी चली गई, मैं इधर आ जाऊंगा। मैं अनएम्प्लॉयड था, मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं इधर आ जाऊंगा। तो लोग ऐसे आते जाते रहते, कभी मिल रही है तो यहाँ चले गए, चल रही है तो यहाँ चले गए, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, in addition comma, there will be flow from outside the labor force. In addition comma, there will be flow from outside the labor force, and important aspect of labor market is that, and important aspect of labor market is that, an important aspect of labor market is that any fluctuations in aggregate demand, any fluctuations in aggregate demand can influence aggregate unemployment. Any fluctuations in aggregate demand can influence aggregate unemployment. मीनिंग समझिए क्या लिखा।
देखिए प्लीज इधर क्या कहता है, यहां से यहां, यहां से यहां कॉन्टिन्यूस फ्लो है। इसके अलावा देयर इज अ कॉन्टिन्यूस फ्लो फ्रॉम आउटसाइड द लेबर फोर्स। कहता लेबर फोर्स के बाहर से फ्लो है। बाहर का मतलब क्या है, पॉपुलेशन से भी आना जाना लोगों का लगा रहता है। You are a part of population when you will start searching the work. You will come to here. If I'll take the retirement, I'll go to the population and leave the labor force. सत्यम साहब आप पहले क्वेश्चन करिए फिर आगे चलूंगा। सर बस ये पूछना था, आपने लास्ट में क्या बोला? मैंने लास्ट में क्या बोला, एनी फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट डिमांड कैन इन्फ्लुएंस एग्रीगेट अनएम्प्लॉयमेंट। ओके सर। ठीक है, अच्छा लास्ट में क्या बोला मैंने, हमारी लेबर मार्केट में अगर किसी तरीके का कोई एग्रीगेट डिमांड चेंज हो जाता है, किसी तरीके का एग्रीगेट डिमांड चेंज हो जाता है, तो हमारा एग्रीगेट अनएम्प्लॉयमेंट भी चेंज होता है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी चेंज होता है। कहता है कैसे होता है, सुनना बड़े ध्यान से। लुक एट द स्क्रीन, एवरीबडी प्लीज लुक एट द स्क्रीन। सोचता भाई बड़े ध्यान से देखिए, हमारी मार्केट में जो भी हमारी इकोनॉमी में दो लोग हैं, दो ग्रुप्स है बेसिकली, एक फर्म्स और एक लेबर। एक फर्म्स है और एक लेबर है। लेबर जब ग्रुप कर लेती है तो हम उसे लेबर यूनियन कहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड लेबर को हम हमेशा क्या कहते हैं बेटा, लेबर यूनियन। और हम अज्यूम करके चलेंगे हम लेबर यूनियन में है, क्योंकि लेबर इज कंसीडर्ड टू बी ऑर्गेनाइज। अगर वो ऑर्गेनाइज नहीं होगी तो शोषण होगा उनका, समझते हैं ना शोषण, मतलब फर्म्स विल ट्राई टू पे लेसर वेज बिकॉज उनके साथ कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, दे आर नॉट एजुकेटेड, उनको समझ नहीं है ना। तो उनके राइट्स उनको दिलवाने के लिए हम हमेशा अज्यूम करके चलेंगे कि लेबर सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड है एंड दे आर गाइडेड बाय देयर लेबर, जो भी यूनियन का फैसला होगा उसको मान लेता हूं। मार्केट में फर्म्स ऑलवेज ट्राई, वो हमेशा ट्राई करेगी कि वेजेस मुझे कम से कम देनी पड़े, और लेबर यूनियन हमेशा ट्राई करेगी कि वेजेस हमेशा ज्यादा से ज्यादा। ये हमेशा इनके बीच में क्या चलती है बेटा, फाइट चलती रहे। कभी इनके फेवर में गेम जाएगी, कभी इनके फेवर में जाए, वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस पे। एग्जाम्पल समझना अपने सर्कमस्टांसिस के। मान लीजिए इंडियन इकोनॉमी की हम बात करते हैं, 2018 2019 2018 2019 मार्केट अच्छी चल रही थी। मान लीजिए मैं एक फर्म का ऑनर हूं और आप सब लोग लेबर मार्केट में नौकरी करते हैं, आई एम एंटरप्रेन्योर और आप जॉब ढूंढते हैं। 18-19 में ना आप लोग चोड़ में रहते थे, क्यों, मार्केट पीक पे थी, सब लोग प्रोडक्शन बहुत स्पीड में कर रहे थे। प्रोडक्शन करने के लिए आई नीड लेबर, मैंने कहा भैया मेरी कंपनी में काम कर लो, आपको इतने सैलरी में कम में कर लेंगे तब कहीं और कर लेंगे। तो जो पावर थी, ठीक है, वो किसके फेवर में थी, किसके पास थी, लेबर के पास थी। 2020 लगा, लॉकडाउन लग गया, 2021 लॉकडाउन लग गया, बहुत सारी फर्म्स क्या हो गई, शट डाउन हो गई। इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई हो गया नहीं हो गया। तो उस समय जो फर्म्स ऑपरेट कर रही थी, मान लीजिए कुछ फर्म्स थी, कुछ बंद होगी, कुछ चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज वेरी हाई इन द लॉकडाउन। उस समय जो डेली वेज के वर्कर्स थे, जो नॉर्मली कहते थे 1000 रुपए से कम में काम नहीं करूंगा पर डे, आ रहे बाबूजी रख लो 800 में रख लो, मैं चले चल बाबूजी 600 दे देना, बाबूजी खाना ही खिला देना, पैसे मत देना। समझ रहे आप मेरी बात, बार्गेनिंग पावर विल बी इन द हैंड्स ऑफ एट दैट टाइम। तो बार्गेनिंग हमेशा चलती है बिटवीन द फर्म एंड द लेबर, and there are thousands of factors which affects the bargaining power, which affects the bargaining power। बहुत सारे फैक्टर्स है ऐसे जिसके ऊपर बार्गेनिंग पावर डिपेंडेंट होती है। तो उन फैक्टर्स को ही हमने पढ़ना है, उन फैक्टर्स को हमें इक्वेशंस में लेके आना है। उन फैक्टर्स में जब चेंज आएगा तो उसकी वजह से वेजेस में क्या चेंज आएगा, उसकी स्टडी हमको करनी है। कैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इकोनॉमी का चेंज होगा, उसकी स्टडी हमने करनी है। और ये सिर्फ वर्बली नहीं करनी, इक्वेशंस, न्यूमेरिकल्स और डायग्राम की हेल्प से करनी है। यही हमारा लेबर मार्केट है, हमको कोई थियरी नहीं पढ़नी है। हाँ, बट अभी हमने बिगिन किया है, स्टार्ट किया है, तो फंडामेंटल के नाम पे तो हमको कुछ टर्म्स सीखनी पड़ेगी पहले। तो लास्ट स्टेटमेंट आप लोगों ने लिखी, वो क्या लिखी कि अगर एग्रीगेट डिमांड में कोई फ्लक्चुएशंस होगी तो एग्रीगेट अनएम्प्लॉयमेंट पे भी फर्क पड़ेगा। तो छोटी सी एक मेरी बात समझिए, मान लीजिए इकोनॉमी में बहुत कैड़ा रिसेशन लग गया, हो सकता है
इकोनॉमी में रिसेशन लग गया। सबको समझ में आ रही है भाई मेरी भाषा? इकोनॉमी में क्या लग गया जी? रिसेशन। अब इकोनॉमी में दो ग्रुप है, एक लेबर ग्रुप है, एक फर्म ग्रुप है। अगर रिसेशन लग गया है तो इसका सीधा सीधा इंप्लीकेशन क्या है? देयर विल बी लेस डिमांड इन नियर फ्यूचर। देयर विल बी लेस डिमांड इन द नियर फ्यूचर। तो फर्म्स क्या करेंगी? अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएगी या कम करेगी? ये बताओ, कम बोलो। करेगी। कम करेगी। प्रोडक्शन कम करते। अगर आपको प्रोडक्शन कम करनी है तो आप क्या करोगे? छोटू, चल भाई तू निकल, वी डोंट नीड यू एनी मोर। हाँ, हो सकता है हम निकाल पाए, हो सकता है ना निकाल पाए, इसलिए कंपलसरी नहीं है निकाल देंगे। क्या पता हमने उससे कोई बॉन्ड साइन किया हो। देर इज अ बॉन्ड बिटवीन द लेबर एंड द ऑर्गेनाइजेशन कि 3 साल से पहले ना मैं नौकरी छोड़ सकता ना आप मुझे निकाल सकते, ऐसे बॉन्ड्स भी होते हैं। तो अगर कोई बॉन्ड हमारे बीच नहीं है तो व्हाट आई डू, फर्म्स क्या करेंगी? फर्म्स लेबर को निकालना स्टार्ट कर देंगी। या ये हो सकता है मैंने सोचा था अगले साल मैं कोई एक्सपेंशन करूंगा, एक नए फैक्ट्री लगाऊंगा, एक नया प्लांट इंस्टॉल करूंगा, उस आने वाले फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को मैं अभी होल्ड कर दूंगा। भाई कोई बिजनेस एक्सपेंशन मोड पे जा रहा था, लेकिन अचानक से इकोनॉमी में रिसेशन आ गया, तो क्या करेगा? मशीन लगाएगा, प्लांट लगाएगा? नहीं लगाएगा। उसको पता है भैया मेरे को आउटपुट बना भी लूंगा तो बिकेगा नहीं बाजार के अंदर, मार्केट में डिमांड ही नहीं है। तो इफ एग्रीगेट डिमांड फॉल्स ड्यू टू रिसेशन देन फर्म्स ट्राई टू डिक्रीज द लेवल ऑफ आउटपुट। कैसे? वो तरीके से, या तो मैं एग्जिस्टिंग वर्कर कह दूंगा भाई तू जा, दफा हो जा, वी डोंट नीड यू एनी मोर। या फिर जो आने वाले फ्यूचर प्लान्स थे उसमें मैं जो नए वर्कर्स को अपॉइंट करने वाला था, रिक्रूटमेंट करने वाला था, वो सारी चीजें मैं अभी होल्ड पे डाल दूंगा, कैंसिलेशन पे डाल दूंगा। तो या तो मैं एग्जिस्टिंग वर्कर्स को भगा दूंगा या नए वर्कर्स को हायर नहीं करूंगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? लिखना स्टार्ट करिए प्लीज, हैश लगा के। सपोज दैट एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेस, या कैमरास प्लीज बंद मत करिए, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। Suppose that aggregate demand decreases and in its response and in its response, comma, employment decreases. Employment decreases. Full stop. Firms can decrease employment in two different manners. Firms can decrease employment in two different manners. देखिए इसके कैसे लिखेंगे? In two different manners. Number one, number two. Number one, they can hire less number of new workers. They can hire less number of new workers. They can hire less number of new workers. Number two, they can lay off, स्पेलिंग यहां से देख लीजिए गलत लिखने से अच्छा, they can lay off already employed workers. They can lay off already employed workers. या तो हम अपने एग्जिस्टिंग वर्कर्स को भी निकाल देंगे या फिर हम जो न्यू वर्कर्स हमें हायर करने थे हम उनको कम हायर करेंगे। भूमि जी आप कैमरा ओपन करके प्लीज मुझसे बात कर सकते हैं? सर मेरा लैपटॉप कैमरा सपोर्ट नहीं करता। अच्छा बोलिए, क्वेरी बोली मैं। सर आप प्लीज जो हैश था उसकी फर्स्ट लाइन रिपीट कर सकते हैं? हाँ मैं, आप बताना कहाँ तक लिखा। आप पहले रीड करो, मैं आगे बोल दूं कहाँ तक लिखा आपने। सर मैंने आधा पार्ट स्किप करके लिखा है एम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस फुल स्टॉप फर्म्स कैन डिक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन। सुनिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। सपोज दैट एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेस एंड इन इट्स रिस्पॉन्स एम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस, फुल स्टॉप। Firms can decrease employment in two different manners. Firms can decrease employment in two different manners. Number one, they can hire less number of new workers.
and number 2, they can lay off already employed workers. थैंक यू सर। थैंक यू जी। अच्छा यार, एक काम करते हैं, देखो पता है होगा क्या, जैसे 110 पीपल है मीटिंग में, तो देर इज अ बिग प्रोबेबिलिटी कभी किसी का नेटवर्क चला जाता है, कभी XYZ रीजन से किसी की कोई लाइन स्किप हो जाती है, ठीक है। तो परेशान मत होइए। क्या करेंगे, हमारे बीच बड़े अच्छे अच्छे बच्चे हैं, प्राची जी है, निष्ठा जी है, देव जी है, मृदुल जी है, खुशी, भक्ति, मैनी पीपल आर देयर, जो मुझे पता है अच्छे से नोट डाउन करेंगे। तो मैं एक जने की इनमें से ड्यूटी लगा दूंगा, इसको ग्रुप का एडमिन बना दूंगा। जब भी मैक्रो की क्लास खत्म होगी, अपने नोट जो आपने क्लास में लिखे उसकी फोटो खींच के ग्रुप में भेज दियो। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग लिखेंगे नहीं, जो कुछ छूट गया है, एक आध लाइन ऊपर नीचे हो गए तो देख के कंप्लीट कर लेना। ओके बच्चों, ओके। ऐसे चलो आगे लिखिए, आगे लिखिए। नेक्स्ट लाइन, नोट हैश, नेक्स्ट लाइन इसी पे से हैश। इन द फर्स्ट केस वाला ये वाला इधर देखिए प्लीज। फर्स्ट केस कौन सा था, जहां हम नए वर्कर को कम हायर कर रहे हैं, है ना। देखिए, इन द फर्स्ट केस, कॉमा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग जॉब डिक्रीजेस। इन द फर्स्ट केस, probability of finding job decreases, and in the second case, comma, probability of losing job increases, and in the second case, probability of losing job increases. भाई जब हम नौकरी से निकाल रहे हैं लोगों को, तो लोगों की नौकरी चली जाएगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी पर इंक्रीज हो जाएगी। और जब नए वर्कर्स को अब हम कम हायर कर रहे हैं, तो उनको जॉब मिल जाएगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। Am I clear on this? Am I clear on this? यस सर। Yes, sir. यस। Now the very first topic, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा खत्म हो गया, अब फर्स्ट टॉपिक सिलेबस का आ रहा है। लिखिएगा प्लीज हेडिंग, वेज डिटर्मिनेशन। वेज डिटर्मिनेशन, वेज डिटर्मिनेशन। इंग्लिश लिखने से पहले, मतलब एक्सप्लेनेशन लिखने से पहले, मैं पूरा एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ, 15-20 मिनट लगा के सुन लीजिए आराम से, ठीक है, ध्यान से। समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, आप सर को बना देता हूं कौन, आप सब कौन है भैया, वर्कर्स है, एंड आई एम द फॉर्म। मैं या मेरी जैसी और भी फॉर्म्स है। आई एम नॉट द ओनली फॉर्म, बिकॉज इफ आई से आई एम द ओनली फॉर्म, द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोली आ जाएगा। मोनोपोली नहीं लगाना है मेरे को। तो मैं और मेरी जैसी बहुत सारी फर्म्स है, और आप जैसे बहुत सारे वर्कर्स है। इज इट क्लियर? बहुत सुनना, देखो, और ना एग्जाम्पल्स को समझना। देखो बुक में लिखा हुआ है ऐसा होता है, बट ऐसा क्यों होता है वो समझाना मेरी ड्यूटी है, और समझना आपकी है। ध्यान से देखें, प्लीज लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुल। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, मान लीजिए मेरे को एक कैंडिडेट चाहिए यहाँ से, प्राची जी। प्राची जी, आप मेरे कंपनी में जॉब करने आए, ठीक है, मान लेते हैं। तो मान लीजिए आज डेट है, आपको जो नौकरी करनी है वो करनी है 1 अगस्त 2024 से लेके 31 अगस्त 2024, ठीक है। सब लोग सुनना बड़े ध्यान से। इस टेन्योर में जो आप काम करोगे, उसकी जो सैलरी आपको मैं हाथ में दूंगा, कौन सी तारीख को दूंगा, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, एनी एनी टाइम, कोई भी जॉब में आपको सैलरी कब मिलेगी? 1 में 31st। 31 अगस्त के बाद मिलेगी। 1 सितंबर को भी मिल सकती है, गवर्नमेंट नौकरी में हो। किसी किसी कंपनी में 7 सितंबर को मिलेगी, किसी में 10 सितंबर को मिलेगी। मतलब 1 से 10 सितंबर के बीच में आपको इस महीने की सैलरी मिल जाएगी। बोलो हाँ या ना? एवरीबडी प्लीज से, क्लियर है ना कहानी? Yes, sir. मेरा Yes, sir. आपसे एक क्वेश्चन है, आप जिस टाइम पीरियड में काम करोगे वो एक अलग टाइम पीरियड होता है, और जिस टाइम पीरियड में आपको पैसे मिलेंगे वो एक अलग टाइम पीरियड होता है, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया टाइम पीरियड 1, और इसको मैंने बोल दिया टाइम पीरियड 2, ठीक है। ध्यान सुनना भाई सब लोग। आप
आपको जब सैलरी मिलेगी, मान लो आपकी सैलरी है या आपकी वेज है 1,000 रुपए, नॉमिनल वेज, विच इज नॉमिनल वेज, नॉमिनल वेज जो करेंसी रुपीस कितने मिल रहे हैं आपको इंडिया में, होता है ना, आपको 1,000 के नॉमिनल वेज है। ये हम आपको जिस दिन पैसे देंगे उस दिन बताएंगे, ये आपको पहले से पता होगी कि मेरे तनख्वाह इस महीने की इतनी है, या जब मिलेगी तभी पता लगेगी, पूरे महीने पहले से से बताओ। पहले से पता होगी। भले ही आपको पैसे मिलेंगे बाद में, बट अमाउंट कितना मिलेगा वो आपको पहले पता होगा। बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। दूसरी बात, एक टर्म होती है नॉमिनल वेज, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W, कितने रुपए आपको मिल रहे हैं इन रुपीस। एक टर्म होती है रियल वेज, नॉमिनल वेज डिवाइड बाय जनरल प्राइस लेवल, विच शोज योर परचेजिंग पावर, विच शोज योर परचेजिंग पावर। कोई भी जो एम्प्लॉयर है या कोई भी जो एम्प्लॉय है, जब आपको हम पैसे देंगे, आप उस पैसों से सामान खरीदने जाओगे, यू विल परचेज समथिंग फ्रॉम द मार्केट। एट दैट टाइम इकोनॉमी में प्राइस कितना है वो मैटर करता है या नहीं करता? बिल्कुल मैटर करता है। करते हैं। भाई आप सामान खरीदने जाओगे, आपकी परचेजिंग पावर क्या है, जो पैसा आपको फर्म से मिला एज अ वेज, नॉमिनल वेज, उससे पैसा से सामान कितना आएगा, अल्टीमेटली वही तो मैटर करता है। तो both firms and workers would like to study on the real wage rather than nominal wage। तो हमारा फोकस हमेशा किस पर रहेगा? रियल वेज पर रहेगा rather than nominal wage। पैसे कितने मिल रहे हैं वो तो मैटर करता है, लेकिन ये ज्यादा मैटर करता है कि उस पैसों से सामान कितना, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ गुड्स यू विल परचेज फ्रॉम दैट नॉमिनल वेज। मान लीजिए इस टाइम पीरियड का प्राइस है 1 और इस टाइम पीरियड का प्राइस कुछ होगा, हमें तो नहीं पता क्या होगा। ऑन इन टाइम पीरियड 1, ये जो आपका टाइम पीरियड 1 है, जो करंट टाइम पीरियड, इसको क्या बोलते हैं? करंट टाइम, प्रेजेंट टाइम। यू नो द प्राइस लेवल टुडे, कि अभी क्या प्राइस चल रहा है। अगले टाइम पीरियड विच इज सितंबर, इन माय एग्जांपल, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ सितंबर? क्या आपके पास कोई इंफॉर्मेशन होगी? नो। बट आप एक्सपेक्टेशंस फॉर्म कर सकते हो, आइडिया लगा सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगले टाइम पीरियड में ये प्राइस हो सकता है, 1 से ज्यादा भी और 1 से कम भी। एक्सपेक्टेड प्राइस क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे एक्सपेक्टेड प्राइसेस। जो आप सोचोगे वो 100% सच होगा ऐसा कोई रूल नहीं है, बट इकोनॉमी फोरकास्टिंग पे ही चलती है। इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स इज गेम ऑफ फोरकास्टिंग। ध्यान सुनना प्लीज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए आप कहते हो कि मैं अगर आपके यहां पे नौकरी करूंगी तो मेरे को 2000 यूनिट्स ऑफ गुड्स चाहिए, एक महीने काम करके। मैं आपके यहां पे तभी काम करूंगी जब मेरे को 2000 यूनिट्स मिलने चाहिए गुड्स के, एक महीना काम करके। मैंने आपको बुलाया, मैं कहा प्राची आप आ जाओ मेरी, मैंने 1 अगस्त को आपको बोला, मैं कहा यार प्राची एक काम करो, 1 रुपए का एक सामान मिलता है, प्राइस लेवल इज 1, प्राइस लेवल इज 1, आप 2000 यूनिट्स लेना चाहते हो मेरे से, तो मैं आपको 2000 रुपए दे दूंगा, आप मेरे यहाँ काम कर लो, 2000 के हिसाब से आप ले आना जाके सामान। ठीक है, सर पागल वागल हो गए क्या? मैं कहा यार अभी आपने मुझको बोला कि सर मैं आपके यहाँ पे काम तब करूंगी अगस्त में कि जब एक महीना काम करके मेरे को 2000 यूनिट्स मिलने चाहिए। तो मैं कहा मैंने वही तो किया कि भाई 2000 यूनिट्स तेरे को चाहिए, 1 रुपये का प्राइस है, तो 2000 यूनिट्स आ जाएंगे, तो मैं तो 2000 रुपये ले ले। कहती लाओ सर पैसे, तो मैं पैसे अभी क्यों दूंगा, पहले काम तो कर। कहती सर यही तो समझाना चाह रही हूं, मैं काम करूंगी कब? इस महीने में, आप पैसा कब दोगे मेरे को? 1 सितंबर को। तो 1 सितंबर को जब मैं बाजार जाऊंगी सामान खरीदने के लिए, क्या प्राइस 1 रुपया होगा? मैंने कहा नहीं। कहता प्राइस क्या होगा? मैं कहा एक्सपेक्टेशंस है, मार्केट कह रही है प्राइस 2 होगा, लेट सपोज इट्स एक्सपेक्टेड प्राइस। तो कहते 2000 रुपए में 2 के हिसाब से 2000 सामान आ जाएंगे? मैं कहा नहीं आएंगे।
तो सर कृपया करके 4,000 रुपये मुझे वेज रेट दो, नॉमिनल वेज, तब मैं आपके यहाँ काम करूंगी। क्योंकि आप जो मेरे से काम कराओगे आज, उसके बदले जो मुझे वेज मिलेगी और उस वेज से जो मैं सामान खरीद के लेके आऊंगी, वो अगले टाइम पीरियड में खरीद के लेके आऊंगी। तो मेरे को अगले टाइम पीरियड में प्राइस क्या होगा, उसके हिसाब से आज की वेज डिसाइड करनी है। तो वी कैन से दैट करंट वेज इज अ फंक्शन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस। समझे आप मेरी बात? हाँ जी, सब लोग जवाब दीजिए। यस सर। समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं? तो इस महीने में आप किस वेज पे काम करोगे, वो इस महीने के प्राइस पे डिपेंड नहीं करता। वो अगले महीने में क्या प्राइस होगा, अगले टाइम पीरियड में क्या प्राइस होगा, उस पे डिपेंड करता है। और अगला प्राइस एक्चुअल में हमें नहीं पता। इट इज व्हाट, इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशंस। तो इससे क्या मतलब हुआ, इफ इकोनॉमी में ऐसी एक्सपेक्टेशंस है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप क्या बोलोगे, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, भैया तू मेरी वेज अभी बढ़ा दे। आपसे ओनर बोलेगा, फर्म वाला बोलेगा, अरे भैया फ्यूचर का प्राइस बढ़ रहा है तो अभी से क्यों वेज बढ़ा रहा है, जब प्राइस बढ़ेगा तब वेज बढ़ा लियो। कहता ना ना ना, वेज अभी बढ़ा दे। मैंने कहा क्यों? कहता आज वेज जो आप मेरी बढ़ाओगे, पैसे मिलेंगे तो मुझे फ्यूचर में ही ना। तो व्हेन यू विल वर्क इन टाइम पीरियड वन, द सैलरी और द एक्चुअल वेज ऑफ टाइम पीरियड वन, आपको जो एक्चुअल में इन हैंड मिलेगी वो कब मिलेगी, नेक्स्ट टाइम पीरियड में मिलेगी। तो टाइम पीरियड वन का वेज रेट शुड बी द फंक्शन ऑफ वेज प्राइस लेवल ऑफ टाइम पीरियड। समझते दोस्त मेरी इस बात को? नहीं समझते? तो यहां सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, अगर व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेज रेट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉमिनल वेज दिस टाइम। तो नॉमिनल वेज को असर डालने वाले कौन से फैक्टर है? तो सबसे पहले आया जी एक्सपेक्टेड प्राइसेस। सबसे पहला फैक्टर है जी एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल, रिप्रेजेंटेड बाय पीई। इधर देखना बच्चे ध्यान से, लुक एट द स्क्रीन्स। अब बात आती है कि दिस वेज, नॉमिनल वेज इज अ फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड प्राइस। मैंने कहा यस। कहते हैं रिलेशनशिप कैसे? मैंने कहा डायरेक्ट। इफ वी थिंक कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो हमारा वेज अभी बढ़ा दो। फ्यूचर का प्राइस कम होने वाला है तो अब जो फर्म्स है वो भी तो करेगा। अगर एक्सपेक्टेशंस है कि फ्यूचर का प्राइस 0.5 रह जाएगा, तो व्हाट आई विल डू, आई विल डिक्रीज द वेज। भाई जैसे तुम लड़ रहे हो वेज इंक्रीज कराने के लिए, तो अगर एक्सपेक्टेशंस है कि फ्यूचर का प्राइस कम होगा, तो फर्म्स भी क्या कहेंगी कि भैया हम तुम्हारी वेज कम करेंगे। कहेंगी या नहीं कहेंगी बताइए? अच्छा, अब यहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक परसेप्शन कैरी कर लेते हैं अपनी मर्जी से। मैंने कुछ बोला नहीं, अपनी मर्जी से कैरी कर लेते हैं कि सर ये तो फर्म्स की गलत बात है, वो उन बेचारों की वेज रेट। पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दो, नोबडी इज बेचारा इन लेबर मार्केट। बेचारा बेचारा कोई नहीं, ट्रेड हो रहा है। मान लीजिए लेट्स सपोज आई एम अ फर्म एंड मैं आपको काम करा के आपको पैसा देना चाहता हूं, ठीक है? मैं जेब से पैसे लाऊंगा? नहीं ना। जो सामान तुम इस टाइम पीरियड में बनाओगे, सुनना ध्यान से, जो सामान तुम इस टाइम पीरियड में बनाओगे बिकेगा कब? बोलो। व्हेन आई विल से इट, नेक्स्ट टाइम पीरियड में। बोलो। यस मुझे कितना पैसा मिलेगा अगले टाइम पीरियड में? जो उस समय का प्राइस लेवल होगा। अगर मुझे ज्यादा मिलेगा तो मैं तुम्हें ज्यादा दे दूंगा। अब मुझे ही अगले टाइम पीरियड में पैसा कम मिलेगा तो मैं तुम्हें जेब से थोड़ा दूंगा भाई सैलरी। समझ रहे आप मेरी बात? ऐसा नहीं है कि जो सामान बाजार में बिक रहा है सिर्फ उसी का प्राइस गिरेगा। अगर मार्केट का जनरल प्राइस लेवल फॉल कर रहा है, तो जो सामान मैं बेचने जाऊंगा बाजार में, प्राइस तो उसका भी गिरेगा ना। तो जब मेरे को आगे से मार्केट से प्राइस कम मिलेगा, तो मैं तुमको पूरा वेज कैसे दे सकता हूं?
दैट्स व्हाई द कंसेप्ट ऑफ रियल वेज अराइजेस। आपको 2000 यूनिट्स चाहिए ना, आप कहते हो जी मेरे को 2000 यूनिट्स ऑफ वीट चाहिए, 2000 यूनिट्स ऑफ शुगर चाहिए। तो जब सामान सस्ता हो गया तो मैं तेरे को सैलरी कम दूंगा, सामान उतना आ जाएगा। सामान महंगा हो गया तो मैं तेरा वेज बढ़ा दूंगा, सामान तब भी उतना ही आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो both workers and firms are focused to determine the real wage, not the nominal wage. समझ आ रहा दोस्त, नहीं आ रही बात? Yes, sir. सबसे पहले तो हमारे पास हुआ जी नॉमिनल वेज इज अ फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल। अगर हमको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो हम आज ही आज ही वेज बढ़ा देंगे, और फ्यूचर का प्राइस अगर कम होने वाला है तो हम आज ही वेज को कम कर देंगे। ये बात क्लियर है सबको? कोई डाउट? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. सेकंड फैक्टर है जी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अभी डिक्टेट करूंगा बेटा, जो बोल रहा हूं अभी डिक्टेट करूंगा, ठीक है? पहले एक बार समझाने दीजिए। नेक्स्ट फैक्टर वी हैव दी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ध्यान सुनना बड़े ध्यान से प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं ना हमेशा अपने क्लासेस में ये बोलता हूँ, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी सुनने को मिलेगा और आज मैं बोल भी दूंगा। खाली लेबर जो होती है वो बेसिकली अनएम्प्लॉयड, वो क्या करती है? मैं कहता हूँ वो किसी पार्क में बैठ के पत्ते खेलती है। जब मैं बोलूँ ना पत्ते खेल रहे हैं, मतलब क्या है कि वो बंदा अनएम्प्लॉयड है और पार्क में बैठा पत्ता खेल रहा है, मतलब क्या है? द पर्सन इज अनएम्प्लॉयड। ठीक, मान लीजिए मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है। सुनिए ध्यान से प्लीज, मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है, जस्ट लाइक कोविड एरिया, कोविड टाइम अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी हाई। तो बार्गेनिंग पावर किसके हाथ में होगी? फर्म्स के हाथ में या लेबर के हाथ में? फर्म्स के हाथ में। Firms. व्हाट फर्म्स विल डू? दे विल टेक द एडवांटेज ऑफ दिस थिंग। वो कहेगा भाई सस्ते में काम करवाऊंगा। कहता तुम बोलो मैं नहीं कर रहा, चल दूसरा बैठा पत्ते खेल रहा बुला लूंगा, खाली तो बैठा है। बिकॉज इफ देयर इज मोर अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, फर्म्स क्या करेंगी? कोशिश करेंगी वेज को कम कर। क्योंकि अगर आप कहोगे मैं नहीं काम करना, मत कर भाई, कोई और कर लेगा, बहुत सारे लोग हैं, तू नहीं कर, कोई और कर लेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होता है तो वेज रेट कम होता है। और अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, सारे लोग एम्प्लॉयड है, सारे लोग एम्प्लॉयड है, कंसीडर द डेवलप्ड नेशंस लाइक अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, दे आर द डेवलप्ड नेशंस ना, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट ना के बराबर होती है। मान लो आप सभी लोग अनएम्प्लॉयड हो, सॉरी आप सब लोग एम्प्लॉयड हो, देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट और वेरी लेस अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। मैं कह रहा हूँ मैं थोड़े बहुत लोग खाली बैठे, थोड़े बहुत, ज्यादा है नहीं, खाली नहीं है। मैं तो भाई साहब आओ मेरी फैक्ट्री में काम कर लो, क्या चले चल इतने रुपए लेंगे, क्या भाई साहब कम में कर लो, कहता नहीं ज्यादा लेंगे। मेरे को कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, मुझे उनको ज्यादा पैसे देके काम करवाना पड़ेगा। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है तो वेज ज्यादा होती है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होता है तो वेज कम होती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे भी डिपेंडेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे डिपेंडेंट है वेज रेट, और रिलेशनशिप कैसा है जी? इनवर्स। क्लियर है? हाँ जी। सर एक बार रिपीट कर। देख बेटा मेरी बात सुन, अगर इकोनॉमी में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, सारे लोग खाली बैठे, लाइक कोविड टाइम है, तो फर्म्स क्या करेंगी? इस चीज का बेनिफिट उठाएंगी कि बहुत भाई मान लो 1000 लोग अनएम्प्लॉयड है, मेरे को 10 ही लोग चाहिए अपनी कंपनी के अंदर काम कराने के लिए, तो मैं क्या करूंगा? सस्ते में लेबर अपॉइंट करूंगा ना, लोग अपने आप आएंगे काम करने के लिए मेरे पास। क्यों? बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड है, सबको नौकरी मिलनी नहीं, तो कंपनी करेगी भाई कम दूंगी सैलरी, जिसको करना करो, नहीं करना अपने हाथ से करो। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है तो हम लोग कम वेज रेट पे भी लोगों को अपॉइंट कर लेंगे, उनकी मजबूरी है लेबर की। ठीक है बेटा? तीसरा फैक्टर है मेरे पास कैटशल वेरिएबल। बेटा देखो डिक्शनरी मीनिंग अगर आप कैटशल का देखोगे तो उसका मतलब होता है अदर फैक्टर्स। जैसे इधर देखिए प्लीज, एटसेट्रा होता है, एटसेट्रा ऐसे बोलते हैं, एटसेट्रा कैटशल वेरिएबल। तो लेकिन कैटशल वेरिएबल आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, सुनना ध्यान से क्या है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है वो दिया है अनएम्प्लॉयमेंट
इंश्योरेंस कह लीजिए या ट्रांसफर कह लीजिए, एक ही बात है। एग्जाम्पल सुनना बहुत ध्यान से प्लीज। अगेन एग्जाम्पल इज देयर। तो इंडिया में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इंडिया में स्कीम आई थी मनरेगा वगैरह करके, लेकिन नॉट दैट मच पॉपुलर, नॉट दैट मच सक्सेसफुल। अमेरिका में चलते थोड़े दिनों मान लेते, ठीक है, लेट्स सपोज वी आर अमेरिकन, मतलब वी आर द रेजिडेंट, वी आर द रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। बेटा जितने डेवलप्ड नेशंस है, तो वहां पे आपको पता होना है कि वहां पे क्या होता है बच्चे, रिजर्वेशन वेज होती है, एक टर्म होती है रिजर्वेशन वेज। रिजर्वेशन वेज इकोनॉमिक्स के अंदर रिजर्वेशन वेज का पहले मीनिंग समझते हैं, फिर यहाँ पे यूज कैसे करना वो देखिए। मान लीजिए, सुने प्लीज, प्लीज लिसन टू मी। अनएम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर्स लगे हुए हैं इकोनॉमी में, अनएम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर्स 200 USD पर वीक। एक बार चेक करना भाई, व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर्स इन अमेरिका, लिखना एक बार, प्रेजेंट रेट देख लो एक बार, आपको पता होना चाहिए ना कि सच में ऐसा होता है। चेक करिए, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस या अनएम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर्स इन अमेरिका क्या चल रहा है अभी, हम उसे राउंड ऑफ करके चला लेंगे। देखना एक बार क्या चल रहा है, व्हाट इज द करंट अनएम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर्स इन अमेरिका, गूगल इट। करानी किसी ने, सर 400 के अप्रॉक्स, 400 पर वीक। $400 पर वीक। यस सर। कोई और भी चेक कर लो भाई, क्रॉस चेक कर लो एक आध जना। सर 42 450 पर वीक। 455। 450 पर वीक। चलो Sir, the हम एक range बार is showing $40 to $450. हम इसको लेट सपोज, आपको समझाना है कंसेप्ट, $400 पर वीक ले लेते हैं, ठीक है, लेट सपोज ऐसा कर। ये एक्चुअली स्टेट टू स्टेट भी वेरी करता है कि आप एग्जैक्टली कौन सी स्टेट में है, ठीक है। लेट सपोज आपको ऐसी स्टेट में है जहां पे $400 पर वीक गवर्नमेंट आपको देगी, अगर आप क्या रहेंगे, अनएम्प्लॉयड रहेंगे। हफ्ते में होते हैं जी 4 वीक, यानी कितने हो गए, $1600 पर मंथ। इंडियन करेंसी में अगर मैं कन्वर्ट करूं, व्हाट इज द टुडेज प्राइस ऑफ INR टू डॉलर टू INR, 83। मल्टीप्लाई इजी रहेगा, 80 मान लेते हैं, 80 मान लेते हैं। कितना हो गया भाई बताना जरा एक बार, 1 2 3 8 6 48, ठीक है जी, 8 4 12, लगभग लगभग 1,28,000 रुपये INR। मान लो हिंदुस्तान की सरकार भी कुछ ऐसा करे, लेट अस हो नहीं सकता, यहाँ इतने अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे, ठीक है, 100 साल बाद भी नहीं आएंगे। लेट अस सपोज इंडियन गवर्नमेंट कह दे जी, those who are unemployed इंडियन इकोनॉमी एंड हु आर द रेजिडेंट ऑफ इंडिया, अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो हम उसको हर महीने 1,28,000 रुपये देंगे। मान लो कुछ ऐसा हो गया, ये हमारे क्या है, इसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर। मान लीजिए अब आप मेरी कंपनी में आए नौकरी मांगने के लिए, आपने कहा सर ये काम है ऐसा, मैं ठीक है, कैसे, वेज कितनी दोगे, सैलरी कितनी दोगे, मैं ले लियो 1,00,000 रुपए। क्या पागल हो गए क्या, मैं क्यों, कहते अगर मैं काम नहीं करूंगा तो हिंदुस्तान की सरकार मेरे को 1,28,000 रुपये देगी, आप तो मेरे को काम करवा के 1,00,000 दोगे, वाई शुड आई वर्क। मैं 1,15,000 ले लियो, कैसा, स्टिल थिंक ना, काम नहीं करूंगा तो भी 1,28,000 मिलेंगे, तो क्या मैं आपको 1,28,000 से कम सैलरी ऑफर कर सकता हूँ, आंसर इज नो। क्या 1,28,000 रुपए में आप काम करोगे, यू विल बी इनडिफरेंट। At 1,28,000 salary, you will be indifferent between working and non-working.
हाँ, 1,28,000 से ज्यादा मैं सैलरी आपको देता हूँ, 130 देता हूँ, 135 देता हूँ, 140 देता हूँ, then you will choose to work. But at 1,28,000 salary, you are indifferent between work and no work. Because खाली रहोगे तब भी इतना पैसा मिलेगा, काम करोगे तब भी इतना मिलेगा, you will be indifferent ना. तो जिस वेज पे वर्कर इनडिफरेंट होता है, at reservation wage, labor or you can say worker is indifferent between working and not working, उसको हम बोलते हैं रिजर्वेशन वेज. ठीक है, सुनने ध्यान से. वापस हिंदुस्तान को हटा देते हैं, इतना तो खैर कब दे. लेट्स सपोज $1,600 इज द अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, अनएम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर, कोई भी आपने. इस समय इतना है. मेरे यहाँ पे सिद्धार्थ जी आए और मैंने उनको एक्चुअल वेज उनको दिए, $2,000 उनको दिए और वो मेरे यहाँ पे अब काम करते हैं. ठीक है. अचानक से, आपको पता है यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं, अभी एक के कनपटी में गोली भी लगी है कैंपेनिंग के दौरान. ठीक है. हमारे यहाँ पे तो थप्पड़ अप्पड़ मार देते हैं, जूते वूते मार देते हैं साले, वहां पे तो कनपटी में गोली मार दी. फिर कल की न्यूज क्या कहती है, इंडिया इज द मोस्ट अनसेफ कंट्री. कल की न्यूज बता रहा हूं मैं आपको, है ना. इंडिया इज द मोस्ट अनसेफ कंट्री. अपना तो देख ले, एक्स प्रेसिडेंट की चिपका दी गोली कान पे. अपना भी तो देखो एक बार. एनीवेज, तो मान लीजिए सिद्धार्थ जी को हमने यहाँ पे 2,000 वेज के ऊपर अपॉइंट किया हुआ है और ये काम कर रहे हैं, और जिस समय 1,600 का क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर था. अचानक से सरकार बदल गई, मान लो अमेरिका की. वीडियो गेम में जो ट्रम्प होता था वो वापस आ गया. नाउ अगेन ट्रम्प साहब इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और लोगों को खुश करने के लिए उसने भी केजरीवाल की चाल चली, कहते हैं फ्री में भैया और ले लो, $500 $500 मिलेंगे जी. अचानक से अनएम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर बढ़ा दिया. नाउ टेल मी वेदर सिद्धार्थ विल वर्क एट $2,000 नाउ. नो. कहेगा, क्या बोलेगा, भाई मेरी बढ़ाओ, वरना मैं चला ट्रम्प के पास अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मांगने के लिए. तो इफ द unemployment transfers will increase, then firms has to increase the wage. अगर आप उसी एम्प्लॉय को रखना चाहते हो अपने यहाँ, तो आपको वेज बढ़ानी पड़ेगी या नहीं बढ़ानी पड़ेगी. तो यहाँ पे तीसरा फैक्टर जो मेरे पास आया, विच इज कैचुअल वेरिएबल रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल z. ये z से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो वेज रेट इज अगेन अ फंक्शन ऑफ कैचुअल वेरिएबल हैविंग द पॉजिटिव रिलेशनशिप. अगर अनएम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर्स बढ़ेंगे तो हमको वेज भी बढ़ानी पड़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर्स कम होंगे तो वेज भी कम. यहाँ तक की बात सबको समझ में आती है जी. तो मैंने यहाँ पे लिखा, देखो प्लीज लिसन टू मी यार, एक सेकंड देखो. अगर ये हमको लिखना पड़े तो कायदे से मैं ऐसे लिखना चाहिए कि वेज रेट इज द फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड प्राइस कॉमा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कॉमा कैचुअल वेरिएबल. ऐसे लिखना चाहिए ना. हाँ जी, ऐसे तो लिखेंगे भाई, नॉमिनल वेज इज द फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड प्राइस having positive relation, unemployment rate having negative relation and catch-all variable having positive. कायदे से तो ऐसे लिखना चाहिए. कहता है ऐसे लिखेंगे. क्यों लिखोगे, कहते हैं हमें ना फ्यूचर में अभी अगले टॉपिक में रियल वेज पढ़ना है, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, W अपॉन में P चाहिए. तो हमने इसको पहले से ऐसे लिखेंगे, नॉमिनल वेज इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड प्राइस फंक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड कैचुअल वेरिएबल. कहता है ऐसे लिखेंगे. मैं क्यों, कहता कल को इसको ऐसे लिखने में हमें प्रॉब्लम नहीं है. समझ रहे आप मेरी बात. बस उसको लिखने का स्टार्ट. हेडिंग क्या लिखी है आप लोगों ने, वेज डिटर्मिनेशन. एक्सप्लेनेशन लिखना स्टार्ट करिए प्लीज इसके बारे में, जल्दी से, थोड़ा सा फास्ट. लिखिए, वेजेस आर सेट इन अ डिफरेंट मैनर. लंबी थ्योरी है. दीक्षिता जी हैंड रेज्ड है, सवाल कर सकते हैं. सर आपने फॉर्मूला के बारे में क्या बोला, एक बार आप, फॉर्मूला नहीं मतलब
मैम देखिए कायदे से इसको ऐसे लिखना चाहिए, राइट? वेज इज द फंक्शन ऑफ दिस दिस दिस, लेकिन हम उसको ऐसे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें आगे जाके रियल वेजेस बनानी है, तो हम ऐसे लिख देंगे। और यू कैन से रियल वेजेस इज द फंक्शन ऑफ दिस। ठीक, ऑथर ने ऐसे डिफाइन किया। Okay, sir. Thank you. थैंक यू। लिखिए प्लीज। वेजेस थोड़ा स्पीड में लिखना, बड़ी लंबी एक्सप्लेनेशन है। वेजेस आर सेट इन अ डिफरेंट मैनर, wages are set in a different manner, full stop, sometimes comma, they set by collective bargaining, sometimes comma, they set by collective bargaining, that is bargaining between firms and labor union, that is bargaining between firms and labor union, full stop. Workers are generally paid wage. Workers are generally paid wage that exceeds their reservation wage. Workers are generally paid wage that exceeds their reservation wage. Full stop. Sorry, could you Reservation. repeat? Workers are generally paid wage that exceeds their reservation wage. मैं किसी भी वर्कर से काम करवाने हैं तो आपको रिजर्वेशन वेज से ज्यादा तो देना पड़ेगा, उतने में या उससे कम में वो काम क्यों करेगा? बस, फुल स्टॉप। Reservation wage is the wage. Reservation wage is the wage at which worker is indifferent between working and not working. Between working and not working. Full stop. Therefore, most workers are paid high enough. Therefore, most workers are paid high enough. Most workers are paid high enough so that they prefer being employed, so that they prefer being employed, they prefer being employed rather than unemployed, rather than remain unemployed, rather than remain unemployed. पैराग्राफ चेंज करिएगा। We must note that wage depends on labor market conditions as well. We must note that wage depends on labor market conditions. Wage depends on labor market conditions as well as collective bargaining. Labor market conditions as well as collective bargaining. Full stop. This bargaining depends upon following factors. This bargaining depends upon following factors. देखिए दोस्त, मेरी बात सुनिए बड़े ध्यान से। हमने अभी यहां पे कितने फैक्टर्स लिखे? तीन। कौन कौन से? एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड कैचुअल वेरिएबल। अगर तो हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, लिसन टू मी प्लीज, अगर हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम आएगा, नहीं मान लो आ गया, आसान पेपर बन गया,
कि वेज को असर डालने वाले कौन कौन से फैक्टर्स है, तो कितने लिखेंगे आप? 5। 3 तो ये अभी लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो हम सिर्फ थियोरिटिकल लिखेंगे, लेकिन जब उसके ऊपर फंक्शंस लिखेंगे या कोई इक्वेशन लिखेंगे तो उन 2 फैक्टर्स का जिक्र नहीं किया जाएगा। तो अगर थियोरिटिकल क्वेश्चन में आपको आंसर देना है तो आप 5 फैक्टर्स का जिक्र करेंगे, अदरवाइज आगे आने वाले टॉपिक्स में जब इक्वेशंस की बात करेंगे तो सिर्फ 3 फैक्टर्स का जिक्र किया जाएगा। ओके? Yes, sir. तो क्या लिखा भी आप लोगों ने? दिस बार्गेनिंग डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर 1, how difficult it is for the worker, how difficult it is for the worker to find a new job. How difficult it is for the worker to find a new job. Second, how costly it would be, how costly it would be, how costly it would be for a firm, how costly it would be for a firm to replace a worker. सुनना ध्यान से, ये थियोरेटिकल पॉइंट्स है दोनों। सुनिएगा मेरी बात। मान लीजिए, सुनिए, लेट अस सपोज आई एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑनर, मेरे यहाँ पे कोई ऑलरेडी बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। एग्जाम्पल, लेट अस सपोज मेरे एक ड्राइवर साहब है, मेरे रियलिटी बता रहा हूँ, माय ड्राइवर इज वर्किंग विद मी फ्रॉम 2010, 14 ईयर्स लगभग हो गए हैं। 14 ईयर्स से मेरे साथ एक ही ड्राइवर है मेरे। जो सैलरी आज मैं उनको देता हूँ, ऑब्वियसली वो एक बहुत अच्छी सैलरी है फ्रॉम द ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू। ही इज टेकिंग 40,000 प्लस, ठीक है, 40,000 से ज्यादा पर मंथ की सैलरी लेते हैं। लेकिन आज अगर मैं उसको हटा दूं यहाँ से और एक नया ड्राइवर अपॉइंट करूं, फ्रेशर, जो गाड़ी अच्छी चलाता होगा, मुझे अनडाउटेडली 40,000 से कम में मिल जाएगा। हो सकता है 25,000 मिल जाए, हो सकता है 30,000 मिल जाए। अच्छी गाड़ी चलाने वाला जो सारी तरीके की गाड़ी चला सकता हो विद सेम एफिशिएंसी ऑफ हिम, मुझे 40,000 से कम में बहुत इजीली मिल जाएगा ना। तो मुझसे कोई पूछता, भाई आप उसको रिप्लेस क्यों नहीं करते, आप उसे रिप्लेस क्यों नहीं करते? वाई यू आर पेइंग 40,000 रुपीज पर मंथ, जो काम आपका 30,000 में हो सकता है, आप अननेसेसरी उसके लिए 40,000 क्यों दे रहे हो? अगर कोई नया ड्राइवर आया, उसको मुझे सिखाना पड़ेगा। गाड़ी चलानी नहीं सिखानी, वो उसको आती होगी, उसके अलावा 1000 चीज सिखानी पड़ेगी ना। सारी लोकेशंस उसको 14 साल में सारी लोकेशंस पता है, कौन से मेरे रिश्तेदार कहाँ रहते हैं, कौन सा मेरा फ्रेंड कहाँ रहता है, कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ पैसे जाएंगे, कहाँ से बुक्स आएंगी, कहाँ से बुक्स जाएंगी, किन से मिलना है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो किस एसएचओ को फोन करना है, किस डीसीपी को फोन करना है, किस नेता को फोन करना है, एवरीथिंग ही नोज वेरी वेल। वो फुली ट्रेंड है 14 साल में, तो मुझे परवाह नहीं होती कि कोई दिक्कत है, भाई उसको पता है, मैनेज कर लेगा। लेकिन कोई नया व्यक्ति आएगा तो मुझे उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, मेरा समय खराब होगा, मेरे रिसोर्सेज खराब होंगे, मेरा काम रुक जाएगा। तो उस वर्कर को रिप्लेस करने की मेरी कॉस्ट है। कहते क्या कॉस्ट है? एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी, फिर कोई ड्राइवर आएगा, फिर उसका ट्रायल होएंगे, ये होएगा वो होएगा। तो उसको रिप्लेस करना मेरे लिए आसान नहीं है, इसलिए मैं उसको ज्यादा पैसा देना प्रेफर करता हूँ रेदर देन हायरिंग अ न्यू वर्कर एट अ लोअर कॉस्ट। यही उस पॉइंट में लिखा है। देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, फर्म्स के लिए कितना कॉस्टली होगा नए वर्कर को हायर करना, उस पर डिपेंड करता है कि हम पेज कितनी होगी। सिमिलरली एग्जिस्टिंग वर्कर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसको नई नौकरी कहाँ की मिल रही है। मान लो आप मेरी कंपनी नौकरी करते हो, आपकी सैलरी 50,000 महीना है। एक दिन आप मेरे पास आए, कैसा मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, मैं चल नहीं बढ़ा रहा। कैसा वो दूसरी कंपनी है मेरे को 55,000 दे रही है, मैं जा वहीं कर ले, दफा यहाँ से। अगर तो सच में आपको 55,000 का ऑफर होगा, आप चले जाओगे। कहेगा झूठ भी तो बोलते ना एम्प्लॉई खामा का सैलरी बढ़ाने के लिए। फिर अगले दिन सुबह, सर कोई बात नहीं, मुझे आपसे प्यार इतना है, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन छोड़ सकता, मैं यहीं 50 में कंटिन्यू कर लूंगा। क्या मतलब है इसका? मतलब तुझे कोई बुला ही नहीं रहा 55 में, इसका मतलब ये है। तो अगर आपके लिए कंपनी को छोड़ना आसान है तो आप ही छोड़ दो।
गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको नई नौकरी मिलना आसान है या मुश्किल है, मेरे लिए नए वर्कर को ढूंढना आसान है या मुश्किल है, इन सारी बातों के ऊपर भी वेज रेट क्या करता है, डिपेंड करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जितने ये पोश एरियाज है, सिविल लाइंस हो गया, मॉल टाउन हो गया, साउथ दिल्ली में जितने एरियाज है, इन सब जगह सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मेड। जो घर में मेड होती है वो बड़ा क्रिटिकल इश्यू है। छुट्टी पे चली जाए, आफत आ जाएगी घर वालों को, आ जाती है ना। अगर आप मेड के घर में फंक्शन है, वो कहती जी मैं 10 दिन नहीं आऊंगी, आने वाले 10 दिन तक आई विल नॉट कम, कौन करेगा घर का? आदत पड़ी हुई सबको। झाड़ू पोछा खुद तो लगाएंगे नहीं, बर्तन खुद तो साफ करेंगे नहीं, विंडोज खुद तो साफ करेंगे नहीं, डिपेंडेंट हो ना। और 10 दिन के लिए टेम्परेरी मेड मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आज की डेट। समझ, दिस इज अ वेरी गुड इंडस्ट्री, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। आप गूगल करके देखेंगे तो यू विल कम टू नो मैन पावर सप्लाई, इसको क्या बोलते हैं, मैन पावर सप्लाई की बड़ी बड़ी कंपनीज खुली हुई है, ब्यूरोज जिसको हम बोलते हैं। तो ये लोग क्यों ऑपरेट कर पा रहे हैं? बिकॉज जिस चीज की डिमांड ज्यादा है उसकी सप्लाई करवा रहे हो, बीच में कमीशन लेते, करते नहीं करते? चलिए एनीवेज, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन लिखिए प्लीज, नेक्स्ट पैराग्राफ। समटाइम्स समटाइम्स कॉमा firms pay more wage firms pay more wage in order to increase productivity of worker. Sometimes firms pay more wage in order to increase productivity of worker, full stop. This argument is supported by efficiency wage theory, is supported by efficiency wage theory. एक एफिशिएंसी वेज थ्योरी वो क्या कहती है कि लेबर को हम जितना ज्यादा पैसा देंगे वो उतना एफिशिएंटली काम करेगा। कहीं कहीं ये बात सच होती है और कहीं कहीं साले हरामखोर भी होते हैं, नहीं करते काम पैसा ज्यादा देने के बाद भी ना, तो इसलिए क्या लिखा, इज इज पॉसिबल, इट्स नॉट श्योर। नेक्स्ट पैराग्राफ। The wage determination can be explained by the following function. The wage determination can be explained by the following function. Following function में आप इसको लिखिए, nominal wage is equals to expected price function of, अच्छा फंक्शन में आप इसको कैपिटल एफ कर दीजिए, कहता क्यों, ऑथर ने लिखा, बस दिस इज द ओनली रीजन। This function nominal wage is the equals to expected price function of unemployment rate comma casual variable। ऐसे लिख लिए ब्रैकेट की साइड में ऐसे करके, वेयर W क्या है, PE क्या है, U क्या है, Z क्या है। हाँ जी, W क्या है, नॉमिनल वेज रेट, लिखिए जी नॉमिनल वेज रेट। PE क्या है, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल। स्मॉल u क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। Z क्या है, कैशल वेरिएबल। नेक्स्ट पैराग्राफ। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम 3 पॉइंट्स में नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट, इन तीनों को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाउ दे अफेक्ट्स द नॉमिनल वेज। ठीक है, हम इसको लिखना चाह रहे हैं, लिखिए प्लीज। एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, expected price level is an important factor that determines the wage. Expected price level is an important factor that determines the wage because both workers and firms are concerned about real wages. Both workers and firms are concerned about real wages. Full stop. Therefore, comma, if they expect prices to be higher,
if they expect prices to be higher, comma, then nominal wage will be higher. If they expect prices to be higher, comma, then nominal wage will be higher. उनको लगता है कि फ्यूचर का प्राइस बढ़ने वाला है तो अभी से वेज बढ़ा देते हैं। इसकी एक एक्सेप्शन भी है, लिखिएगा फुल स्टॉप। However, comma, we must note that, however, comma, we must note that nominal wage cannot change. Nominal wage cannot change during contractual period. Cannot change during contractual period, even if actual price level, exceeds expected price level. Even if actual price level exceeds expected price level. समझ रहे हैं मेरी बात को? एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट अगर आपका मेरा कोई बॉन्ड था कि भाई 3 साल तक तनख्वाह इतनी ही रहेगी, सैलरी इतनी ही रहेगी, वेज इतनी ही रहेगी, तो उसमें मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या एक्सपेक्टेशंस प्राइस की बढ़ रही है कि एक्चुअल प्राइस बढ़ रहा, आई डोंट केयर। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है तो मैं उतनी ही सैलरी आपको पे करूंगा, आपको कोई अप्रेजल नहीं मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन द प्राइस लेवल। ऋषिदा जी सवाल कर सकते हैं, प्लीज कैमरा ओपन करेंगे तो अच्छा लगेगा। बोलिए मैम। सर आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि आप कॉन्ट्रैक्चुअल के बाद रिपीट कर सकते हो? हाँ जी मैम। We must note that the nominal wage cannot change during contractual period, even if actual price level exceeds expected price level. Even if actual price level exceeds expected price level. अच्छा, आप लोग क्या किए, आप जब लिखते हो ना तो कैमरा ओपन के लिखिए, तो मुझे पता लगता रहता है कि आप लोगों ने लिख लिया। तो जब आप लोग रुकते हो, जितने लोगों के कैमरा तो ओपन है, मैं उसी को ऑब्जर्व करता हूँ। जब आप लोग रुक जाते हो तो मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलता हूँ, इसलिए आप कैमरा ओपन करोगे तो स्पीड वैसे भी मिसमैच नहीं होगी। ठीक है, आगे लिखिए। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया अबाउट द एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल। अब सेकंड पॉइंट लिखिए, अनदर फैक्टर दैट अफेक्ट्स वेज, another factor that affects wage is unemployment rate. Another factor that affects wage is unemployment rate. Full stop. The minus sign indicates that increase in unemployment rate decreases nominal wage. Increase in unemployment rate decreases nominal wage. Full stop. This is because with increasing unemployment, comma, bargaining power of union will be less. Bargaining power of union will be less, and it will force the worker to accept lower wage. समझे? अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी तो यूनियन के पास पावर नहीं होगी, तो फर्म्स मजबूर करेंगी, फोर्स करेंगी वर्कर्स को कि भाई तुम कम में काम करो। इज इट क्लियर?
समझ आ रहा है कुछ? Yes, sir. खुशी जी बोली क्या? सर जो दिस इज बिकॉज विद इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, वहां से एक दो लाइन रिपीट कर दीजिए। बेटा देखो मैं करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं करूंगा ये वाली आगे से सबके लिए कह रहा हूँ बेटा, कोई लाइन मिस हो जाए तो जो हमने तरीका बताया आई शेयर द नोट्स, है ना, मैं जो भी आप में से लिख लिए होंगे आप मुझे भेज देना, मैं आगे भेज दूंगा। देखिए है ना, बार बार रिपीट करना थोड़ा सा सही नहीं लगता। अभी तो मैं फिलहाल कर रहा हूँ कोशिश जी आपके लिए। दिस इज बिकॉज विद इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट कॉमा bargaining power of union will be less. Bargaining power of union will be less, and it will force the worker to accept lower wage, right? Third factor लिखिएगा, another factor is catch-all variable. Such as unemployment transfer oblique insurance. Another factor is catch-all variable such as unemployment transfers oblique unemployment insurance. Full stop. In the presence of such unemployment benefits, comma, workers have more bargaining power. And they demand higher wage. ठीक है जी। अब जो हमने लिखा है देखिए प्लीज यहाँ पे, उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, नॉमिनल वेज डिविजिबल बाय एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल is the function of unemployment rate and catch-all variable. It is negative, it is positive. ठीक है। Now look at the screens, please. Everybody just look at the screens. बेटा देखो आपने बचपन में पहली बार जो फंक्शन लिखा इकोनॉमिक्स में वो लिखा डिमांड फंक्शन की क्वांटिटी ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट प्रेफरेंस, अकड़ बकड़ बकरे को ऐसे लिखा। जब डिमांड कर्व बनाया तो यहाँ क्वांटिटी के साथ क्या दिखाया, प्राइस दिखाया, बाकी सब फैक्टर्स को क्या रख दिया, कांस्टेंट रख दिया। हाँ जी, यानी इस क्वांटिटी का के असर इस पे पड़ सकता है, इसके साथ दिखाओगे तो क्या कहलाएगा, डिमांड कर्व। यही मैं क्वांटिटी एक्स का मनी इनकम के साथ दिखाऊं और प्राइस को कांस्टेंट रख दूं तो क्या कहलाएगा, एंजल कर्व। अलग अलग फंक्शंस के अलग अलग नाम है। सिमिलरली मैं कहता हूं जी मेरे पास एक है रियल वेजेस और एक तरफ है मेरे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट। लुक एट द स्क्रीन्स, आई एम टॉकिंग अबाउट रियल वेज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड प्राइसेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इन दोनों में जो रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्स। तो फंक्शन तो डेफिनेटली क्या आने वाला, डाउनवर्ड स्लोपिंग आने वाला है। सुनिए प्लीज ध्यान से, लिसन टू मी। रिलेशनशिप डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इट कैन बी लीनियर, कन्वेक्स, कॉन्केव। क्या होगा हमें नहीं पता। कहता क्यों नहीं पता, मैं कहा भैया ये इक्वेशन नहीं लिखी, अगर ये इक्वेशन लिखी होती तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता वो नेगेटिव आता, मैं सेकंड डेरिवेटिव निकाल के शेप पता लगाता कर्वेचर कैसा है, बट ये तो फंक्शन लिखा है, हाउ वुड कैन आई नो, नहीं पता ना मेरे को। तो व्हाट आई विल डू, आई विल फॉलो दी ऑथर। तो आपके ऑथर साहब ने इसको कन्वेक्स बनाया है, सॉरी हाँ, आपके ऑथर साहब ने इसको कन्वेक्स बनाया है। कहते व्हाई, मैं ऑथर से पूछो, नहीं आई हैव अ रीजन। जिस ऑथर की किताब है ये ब्लैंचर्ड साहब की, उन्होंने अमेरिकन डेटा को उठाया था इस टॉपिक की स्टडी के लिए। तो उस डेटा के अंदर जो फैक्ट्स थे, उस डेटा के ऊपर जब हमने स्टडी करके कर्व का नेचर देखा तो वो कन्वेक्स है बस। अपार्ट फ्रॉम दैट यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन व्हाई इट इज कन्वेक्स, यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन व्हाई इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। कर्वेचर की कोई दिक्कत नहीं है इस पे, ठीक है।
तो इस तरीके का जो कर्व हमारे पास बनेगा उसको हम बोलते हैं वेज सेटिंग कर्व और वेज सेटिंग रिलेशन। डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वेज सेटिंग कर्व और यू कैन से वेज सेटिंग रिलेशन। अब यहां पे जो इसका एक्चुअल मीनिंग है वो समझना प्लीज ध्यान से। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस कर्व? बेटा इस कर्व को बनाने के लिए हमने लेबर की सारी बात सुनी है ना, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये मेरे को भारत सरकार देगी, ये ऐसा करेंगे। हमने तेरी सारी सुन ली भाई, फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। हमने तेरी सारी सुनकर इस कर्व पे पहुंचे, सारे फैक्टर्स देख के। और यू कैन से लिसन टू मी प्लीज, लिसन टू मी। ये कर्व क्या दिखाता है? एट विच रियल वेजेस वर्कर्स आर विलिंग टू वर्क। अगर हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना है U1, तो वर्कर्स आर विलिंग टू वर्क एट दिस रियल वेज। पॉइंट। आप कहते हो जी हमारी इकोनॉमी में इस समय अनएम्प्लॉयमेंट रेट U1 है, तो आप बोलोगे जी इस रियल वेज पे वर्कर्स काम करने के लिए विलिंग है। अगर हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा तो बार्गेनिंग पावर यूनियन की लेस हो जाएगी, तो they are willing to work at the new wage rate which is less than the earlier. Is it clear? तो वेज सेटिंग रिलेशन क्या दिखाता है कि एक गिवन अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर, सुन लीजिए, एक गिवन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, किसी किताब में डेफिनेशन लिखी नहीं है, बस मैं आपको पता, मैं लिखवाऊंगा भी नहीं। एक गिवन अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर वर्कर किस रियल वेज पे काम करने के लिए विलिंग है, दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय द वेज सेटिंग रिलेशन। ओके ओके। यस सर। Yes, आप sir. एक बात सुनिए ध्यान से, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगा है, यहाँ नॉमिनल वेज डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल रियल वेज लगी है। ये मेरे पास एक वेज सेटिंग रिलेशन है और ये एक गिवन अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, और आप इस रियल वेज पे W अपॉन एक्सपेक्टेड प्राइस 1 आप यहां पर काम कर रहे थे। ठीक है, unemployment in the economy is U1 and workers are willing to work at this real wage, right? इधर देखिए प्लीज, अचानक से क्या हुआ, Z which is a कैचुअल वेरिएबल अगर बढ़ जाता है, पहली बात तो मैथमेटिक्स याद करिए, रियल वेज इज द फंक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड कैचुअल वेरिएबल। तो यानी कि रियल वेजेस डिपेंड तो दोनों पे करती है। जिस एक्सिस पे आपने इसको दिखाया उसकी वजह से तो क्या होएगी, मूवमेंट होएगी। इट इज द अदर फैक्टर, इसकी वजह से क्या लगेंगे, शिफ्ट लगेंगे। पहली बात तो यही है भाई, जैसे क्वांटिटी ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, डिमांड कर में इसकी वजह से तो मूवमेंट होएगी, और इनकम चेंज होगी तो क्या करेंगे, शिफ्ट मारेगा। सेम हेयर। मान लीजिए अभी आप इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर इकोनॉमी में है, आप कहते हो जी मैं इतने पे काम करूंगा, लेकिन अगर कैचुअल वेरिएबल बढ़ गया, सरकार ने अनएम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर बढ़ा दिए, टू मेंटेन द सेम अनएम्प्लॉयमेंट रेट, to maintain the same unemployment rate, will you demand more wages or less wages? बोलिए। More wage. more wages। अभी तक सरकार आपको $1600 दे रही थी अनएम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर से, इतना इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, इतना आपको वेज मिलती थी रियल। अब $1600 से बढ़ा के उसने $2000 कर दिए। अगर हमने आपकी वेज नहीं बढ़ाई, आप काम छोड़ दोगे? हमने आपकी वेज नहीं बढ़ाई तो आप क्या करोगे, काम छोड़ दोगे? बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं वेजेस को कांस्टेंट रखूंगा
तो आप काम छोड़ दोगे, काम छोड़ दोगे तो क्या बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा, तो मेरी इकोनॉमी यहाँ मूव हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और इसके रिवर्स करो, अगर मैं कहता हूं नहीं जी मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेम मेंटेन करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेजेस बढ़ानी पड़ेगी। in both scenario the wage setting curve shift right। अगर आप वेज नहीं बढ़ाओगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेम रखना है तो वेजेस को बढ़ानी पड़ेगी। तो जैसे ही मेरे पास z बढ़ेगा तो मेरा फंक्शन क्या करेगा, वेज सेटिंग रिलेशन राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। डाउट है तो इसके लिए ना मैं इधर शिफ्ट करके दिखा रहा हूं और ना मैं ये शिफ्ट करके दिखा रहा हूं, बस मैंने क्या करूंगा, आई विल पुट एन एरो लाइक दिस, दोनों इंक्लूड हो गए इसमें। Getting my point? If catch-all variable in the form of unemployment benefits increases by the government, what will be the impact on the wage setting relation? The wage setting relation shifts rightward. बस इतनी चीज। कोई डाउट यहां तक? अंजू को डाउट यहां तक? ये सारा था जी वेज डिटर्मिनेशन, सारी कहानी किसकी थी, वेज डिटर्मिनेशन की। The next heading we have price determination। ये तो वर्कर्स की वेज कैसे डिटरमाइन हो रही थी वो देखा। अब देखेंगे जो गुड्स हम बाजार में बेचते हैं उसका प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है। दिवेश साहब सवाल कर सकते हैं। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखा दोगे? हाँ जी बिल्कुल दिखाते हैं। अच्छा एक बात ऑनेस्टली बताइएगा, ऐसे नोट्स बनाने ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए? यस सर। ऐसा तो नहीं लग रहा कि समय खराब हो रहा, लिख रहे हैं हम, अरे भैया पढ़ाई में समय कैसे खराब हो सकता है। ये बात देखो मैं समझ चुका हूँ, ऑनलाइन के अंदर थोड़ा सा ड्रॉबैक तो है कि एक इंटरेक्शन जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है, और जितनी शिद्दत से पढ़ाई होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं लैक होता है। लेकिन स्टिल एक चीज की मुझे ये खुशी भी है कि आई एम नॉट ट्राइंग टू कंपेयर विद एनीवन माई सेल्फ, लेकिन कोई डिक्टेट नहीं करेगा। तो मेरा मानना है कि हाँ भाई मैं आपको डिक्टेट करके जितना इंटरेक्शन मैं आप लोगों से कर सकूं मैक्सिमम, और मैं कभी म्यूट करके नहीं पढ़ाता हूँ, आप लोग देख चुके हो इस बात को। आपकी जो भी क्वेरीज है आप हाथ क्या पूछिए। हाँ, अगर आप कैमरा बंद करके बैठे हो सो आई विल बी हेल्पलेस। अगर आप कैमरा ओपन करके मेरे सामने बैठे हैं, आई गारंटी यू आपको बिल्कुल उतनी ही मजे आने वाले, उतनी ही नॉलेज मिलने वाली जितनी एक फेस टू फेस ऑफलाइन क्लासेस में मिलता है। सेम बिल्कुल वैसा आप फील करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिनके कैमराज ओपन है वो इस बात को समझ सकते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव प्राइस डिटर्मिनेशन, राइट? विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके Yes, sir.